चैप्टर 19 सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले सॉइल का जो वेट होता है, एक फ्लोरोस्लाइसिस की बात किया जाए तो पूरा एक हेक्टेयर में ये 2 × 10⁻6 kg होता है सॉइल का वेट। नाइट्रोजन स्टेटस की बात करें सॉइल का तो ये 0.03 से 0.05% होता है। नाइट्रोजन मीन्स जो होता है कि हर हेक्टेयर में 1000 kg ऑफ नाइट्रोजन जो कि रहता है प्रेजेंट रहता है। जब भी हम टोटल नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की बात करते हैं सॉइल में, उसके मीन्स होता है अवेलेबल नाइट्रोजन और फिक्स नाइट्रोजन दोनों मिला के होता है। नेचर ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का कैसा नेचर होता है। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ होल सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि विच रेंजेस फ्रॉम अनडिकेड प्लांट्स, उसमें रहता है एनिमल टिश्यू रहता है जो कि एमॉर्फस रहता है, ब्राउन टू ब्लैक मटेरियल जो रहता है। एमॉर्फस मीन्स होता है कि जिसका कोई एक डिफिनिट शेप में नहीं है, डिफिनिट अरेंजमेंट में नहीं है, पर्टिकुलर या डिफिनिट कोई अरेंजमेंट नहीं है। बेयरिंग नो टेरस ऑफ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, उसका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। दैट इज नॉर्मली डिफाइन एज सॉइल ह्यूमस, जिसको नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं ह्यूमस या सॉइल ह्यूमस। इन एडिशन टू ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें जो कि प्रेजेंट रहता है अनडिकेट प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कंटेंट्स रहता है लिविंग एंड डेड माइक्रोबियल सेल और माइक्रोबियल सिंथेसाइज कंपाउंड, जो कि उसका फिर डेरिवेटिव्स ऑफ दिस मटेरियल जो होता है प्रोड्यूस होता है किसके कारण, माइक्रोबियल डिकेट के कारण। तो जो भी माइक्रोबियल सिंथेसाइज कंपाउंड है एंड उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहता है माइक्रो मटेरियल का, जो कि प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिके, माइक्रोबियल डिके के कारण। द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस जो कंटेन किया हुआ रहता है 50% कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 5% नाइट्रोजन और 5% उसके हाइड्रोजन रहता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप का होता है, एक होता है ह्यूमिक सब्सटेंस और एक होता है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक सब्सटेंस की बात करें तो सच मटेरियल प्रोड्यूस इन द सॉइल आइदर येलो और ब्लैक टू ब्राउन। तो जो प्रोड्यूस होता है ये सॉइल में या तो येलो रहता है या ब्लैक या ब्राउन कलर में रहता है। ये एसिडिक रहता है, पॉलीडिस्पर्स सब्सटेंस रहता है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट का। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ह्यूमिक सब्सटेंस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहला होता है फुल्विक एसिड, दूसरा होता है ह्यूमिक एसिड, तीसरा होता है ह्यूमिन। तो जो फुल्विक एसिड रहता है वो बोथ एसिड और बेसिस में सॉल्युबल रहता है और लो मोलिकुलर वेट रहता है। ह्यूमिक एसिड जो रहता है ये खाली बेस में सॉल्युबल रहता है, एसिड में इनसॉल्युबल रहता है और ये इसका मीडियम मोलिकुलर वेट रहता है। और जो ह्यूमिन रहता है इसका हाई मोलिकुलर वेट रहता है जो कि एसिड और बेसिस में दोनों में ये इनसॉल्युबल रहता है अंडर द मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन में। मिक्स सब्सटेंस के अंदर तीन आता है, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। ये जो फुल्विक एसिड रहता है ये सबसे ज़्यादा सस्टेबल रहता है, माइक्रोबियल अटैक इसमें ज़्यादा हो सकता है। और जो कि ह्यूमिन रहता है इसमें ज़्यादातर ये रेसिस्टेंस रहता है कोई भी माइक्रोबियल अटैक से। और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस दो ऑर्गेनिक मैटर में दो था, एक ह्यूमिक था एक नॉन ह्यूमिक था। तो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस क्या रहता है, ये इंक्लूड करता है क्लासेस ऑफ कंपाउंड जो कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपेयर करता है टू हैव रिलेटिवली डिफिनिट कैरेक्टर, जिसका एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक रहता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रहा, प्रोटीन रहा, फैट्स रहा, वैक्सेस रहा, रेजिन रहा, पिगमेंट रहा एंड लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड जो होता है इसके अंडर में आता है। ये सब है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में। मोस्ट ऑफ दिस कुड बी रिलेटिवली इजीली अटैक बाय सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इजीली अटैक हो जाता है और ये रैपिड टर्न हो जाता है सॉइल में, ओवर इन दी सॉइल रैपिड टर्न हो जाता है सॉइल में, मिल जाता है ये आराम से। और इसमें माइक्रोबियल अटैक भी आराम से हो पाता है। और इसका क्या क्या नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वैक्सेस ये सब आता है। फिर ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक कॉम्प्लेक्स है रैदर रेसिस्टेंस मिक्सचर होता है, ब्राउन और डार्क कलर में रहता है, एमॉर्फस रहता है, ये कोलाइडल सब्सटेंस रहता है, मॉडिफाइड फ्रॉम ओरिजिनल टिश्यूज और सिंथेसाइज बाय द वेरियस सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सिंथेसाइज किया हुआ रहता है। फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन जो अभी हमने पढ़ा था ये सब इसके अंदर में आता है ह्यूमस के अंडर में। और ह्यूमस इज अ डायनेमिक कंडीशन होता है। ह्यूमस में 40 से 45% लिग्निन होता है, 30 से 33% प्रोटीन होता है। जो भी बचा हुआ वो सारा का सारा फैट, वैक्स या रेसिडुअल मटेरियल होता है।
70 to 80% लिग्निन और प्रोटीन होने के कारण इसको लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। तो ह्यूमस को लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लगभग 70 से 80% जो कि है वो लिग्निन और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ह्यूमस का जो CN रेशियो की बात करें तो ये 10:1 होता है। ज़्यादातर इंडियन सॉइल की बात करें तो CN रेशियो जो एवरेज होता है वो 14:1 होता है। ह्यूमस कैपेबल है एब्जॉर्बिंग का CO4 एनायन, खाली फॉस्फोरस एनायन को फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन बट नॉट द अदर एनायन। तो ह्यूमस एब्जॉर्ब कर सकता है खाली फॉस्फोरस का एनायन को, और कोई एनायन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस की बात करें तो ये टाइनी कोलाइडल ह्यूमस पार्टिकल है। ये भी एक मिसल है जो कि टाइनी कोलाइडल ह्यूमस पार्टिकल और कंपोज्ड ऑफ CH&O। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है। सरफेस एरिया ह्यूमस की बात करें तो कोलाइडल का वो वेरी हाई, ज़्यादा होता है इसका सरफेस एरिया, जनरली एक्सीडिंग दैट ऑफ सिलिकेट क्ले से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ह्यूमस का। नेगेटिवली चार्ज रहता है, द सोर्स ऑफ चार्ज बीइंग वो सेम रहता है जो कार्बोक्सिलिक और फेनोलिक ग्रुप जो मिसल्स में था वो सेम इसमें भी होता है। द एक्सटेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज डिपेंड ऑन पीएच डिपेंडेंट, ये पीएच डिपेंडेंट रहता है। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है किसी सॉइल में और कौन कौन से कारण होते हैं, और एक पीएच डिपेंडेंट पढ़ा था, एक पीएच नॉन डिपेंडेंट पढ़ा था। तो उसमें ये जो रहता है ह्यूमस रहता है ये पीएच डिपेंडेंट रहता है, दैट इज हाई एट पीएच में, हाई पीएच में ये ज़्यादा रहेगा। हाई पीएच में इसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 150 से 300 तक होता है और सेंटीमोल तक होता है पर केजी सॉइल में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका 4 से 5 टाइम दैट ऑफ सिलिकेट क्ले से ज़्यादा रहता है। लो प्लास्टिसिटी रहता है, मीन्स अपने आप को ईजिली मोल्ड नहीं कर पाता है, डिफरेंट शेप में चेंजेस नहीं कर पाता है। कोहेसन नहीं होता है, मीन्स कि अट्रैक्शन अपनी पार्टिकल से इसमें अच्छा नहीं हो पाता है। दस फेवरेबल इफेक्ट ऑन एग्रीगेशन, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी, तो फिर भी इसका फेवरेबल इफेक्ट रहता है एग्रीगेशन और स्टेबिलिटी में, फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी में। ब्लैक कलर का रहता है। कैटायन एक्सचेंज जो उसका होता है, कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन जो होता है ह्यूमस के साथ आर क्वालिटेटिवली सिमिलर टू दोज अकरिंग विद द सिलिकेट क्ले के साथ सिमिलर होता है। सेल्यूलोज इज नॉट रेडली अवेलेबल, इसमें नहीं रहता है फॉर द यूज ऑफ बैक्टीरिया, बट दिस इज फर्स्ट एक्टेड अपॉन बाय फंगी के द्वारा एंड देन चेंज इनटू सिमिलर सब्सटेंस एंड मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ बैक्टीरिया, तब ये बैक्टीरिया के लिए यूज के लिए अवेलेबल रहता है। वुडी इज डिकम्पोज बाय एक्टिनोमाइकोसिटीज के कारण ये वुडी जो होता है डिकम्पोज होता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ इंडियन सॉइल की बात करें तो वो लो रहता है बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो क्यों लो होता है, क्योंकि ज़्यादा होता है डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होने के कारण ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंडिया में कम है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को? सबसे पहले जो होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे अफेक्ट करता है? जब लार्ज क्वांटिटी ऑर्गेनिक मैटर जब अप्लाइड होता है मैन्योर में, एरिड रीजन में, तो मॉइस्चर जो होता है इन सॉइल में मे बी लार्जली यूज फॉर द डिकम्पोजिशन। तो जब कोई भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम लोग ऐसा मैन्योर यूज़ करते हैं एरिड सॉइल में, जब डाल देते हैं तो बचा कुचा जो वाटर रहता है वो यूज अप हो जाता है डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को। एंड द क्रॉप फॉलोइंग में वेल सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ मॉइस्चर, जिसके कारण क्रॉप जो रहता है वो लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर एक तो उसमें कम था क्योंकि एरिड सॉइल था, ऊपर से उसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जिसके कारण जितनी भी मॉइस्चर जो था वो बचा कुचा भी वो यूज़ अप हो गया डिकम्पोजिशन के लिए, जिसके कारण हमारा क्रॉप सफ़र करता है। तो मॉइस्चर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा अच्छा से डिकम्पोजिशन हो पाता है। ये हम लोग जनरली भी सीन किया कि अगर कोई लीफ को हम लोग वेटेड एरिया में रहता है तो वो आराम से डिकम्पोज हो जाता है, बट वो ड्राई एरिया में रहता है तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। टेम्परेचर कैसे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? तो द सॉइल ऑर्गेनिज्म जो रहता है ज़्यादातर एक्टिव रहता है 24 से 35 डिग्री सेल्सियस में। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ इंडियन सॉइल जो रहता है वो कम क्यों रहता है? क्योंकि हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। इंडियन का जितना भी टेम्परेचर है वो जनरली इसी रेंजेस में रेंज करता है पूरे इंडिया में लगभग लगभग
कुछ को छोड़ दे, जैसे कुछ लोकलाइज एरिया जैसे हिली और हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है, ऑर्गेनिक इज द मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल इज रियली एक्सीड करता है 1% से ज़्यादातर। ऐसे इंडिया का जो जनरली कहे तो 0.5 तक ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहता है। क्यों? क्योंकि 24 से 35 डिग्री टेम्परेचर इंडिया में लगभग हर जगह रहता है, जिसके कारण डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो टेम्परेचर भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डिकम्पोजिशन के लिए। एरेशन क्या करता है? इन क्ले सॉइल में डिकम्पोजिशन इज लेस रैपिड, तो क्ले सॉइल में लेस रैपिड होता है डिकम्पोजिशन, क्योंकि ज़्यादा एरेशन वहाँ पे जहाँ रहेगा ज़्यादा तो वहाँ पे उसको नहीं हो पाता। एरेशन इन क्ले सॉइल डिकम्पोजिशन होता है वो लेस रैपिड होता है, तो एरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सी एन रेशियो जितने भी नाइट्रोजनस अमेंडमेंट्स रहता है, जितने भी नाइट्रोजनस से रिलेटेड अमेंडमेंट जो हम लोग उसको एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं सॉइल में उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए या सॉइल को ठीक करने के लिए या मिट्टी को ठीक करने के लिए, वो होता है अमेंडमेंट्स। तो जितने भी नाइट्रोजस अमेंडमेंट होता है इंक्रीज कर देता है CO2 का इवोल्यूशन को, एंड अ ग्रेटर लॉस ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और अदर प्लांट पॉलीसेकेराइड का ग्रेटर लॉस होता है। लो एंड कंटेंट एंड वाइट CN रेशियो स्लो डाउन डिकेइंग प्रोसेस। जितने वाइट CN रेशियो होगा या नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा, दोनों सेम ही होता है, तो जितना नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा वो डीके स्लो डाउन कर देता है डिकेइंग प्रोसेस को। देयरफॉर CN रेशियो यूज फॉर प्रिडिक्टिंग दी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का प्रिडिक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग करने के लिए अवेलेबल नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ ऑर्गेनिक डिके इन दी डेवलपिंग साउंड सॉइल मैनेजमेंट स्कीम में। दी CN रेशियो ऑफ एरेबल सॉइल, यहाँ पे कुछ कुछ का CN रेशियो दिया हुआ जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एरेबल सॉइल का CN रेशियो कितना है? 8:1 से 15:1 के अंदर में आता है। और लिटिल वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि आता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब के कारण आता है। जो CN रेशियो इज लोअर रहता है एरिड सॉइल में और सब सॉइल में। CN रेशियो इन प्लांट और 20 to 30:1 रहता है इन लेग्यूम्स में और फार्म मैन्योर्स हाई रहता है। 400:1 में इन सॉडस्ट में और माइक्रोब्स में रहता है 4:1 to 9:1 तक माइक्रोब्स में रहता है। द CN वैल्यू फॉर सॉइल इज इन बिटवीन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स की बात करें, दोनों के बिटवीन में बात करें तो ये कम होता है एरिड सॉइल में देन ऑफ ह्यूमिड सॉइल में। तो कम किस में होता है? ये एरिड सॉइल में जब एनुअल टेम्परेचर सेम हो, और ये कम हो जाता है वार्मर रीजन में कूलर रीजन के मुताबिक जब रेनफॉल इक्वल हो। तो दोनों लगभग लगभग सेम है कि ये वार्मर रीजन का या एरिड रीजन में ये कम होता है, और कूलर और ह्यूमिड रीजन में ये ज़्यादा होता है। हवाया सिग्निफिकेंस ऑफ CN रेशियो, क्या सिग्निफिकेंस है? दो मेजर सिग्निफिकेंस है। पहला होता है कंपटीशन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिल्स के बीच में फॉर अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए। ये कब होता है? रिजल्ट व्हेन रेसिड्यूज हैविंग अ हाई CN रेशियो आर एडेड टू सॉइल। कोई भी रेसिड्यू जिसका हाई CN रेशियो है वो एडिट किया जाता है सॉइल में, तब कंपटीशन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिल्स का अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए वो बढ़ जाता है। competition because this ratio is relatively constant in soil। ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है सॉइल में। द मेंटेनेंस ऑफ सी एंड हेंस ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिपेंड लार्जली ऑन द सॉइल नाइट्रोजन लेवल पे डिपेंड करने लगता है मेंटेनेंस उसका। when decay occur, जब भी डिके होता है तो the CN ratio of the remaining plant material decreases since C is being lost as CO2 and N is conserved। जब भी डिके होता है किसी चीज़ का तो CN रेशियो ऑफ द रिमेनिंग प्लांट मटेरियल, उसका प्लांट मटेरियल का जितने भी CN रेशियो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो कार्बन होता है वो लॉस हो जाता है CO2 के थ्रू, CO2 बीइंग लॉस्ट एज CO2 एंड N इज कंजर्व हो जाता है। द ओल्डर द प्लांट द हायर विल बी द CN रेशियो। जितने भी ओल्डर प्लांट होते जाएगा उसका CN रेशियो उतना बढ़ते जाएगा, और लॉन्गर विल बी द पीरियड ऑफ नाइट्रेशन। तो लॉन्गर हो जाएगा उसका पीरियड ऑफ नाइट्रेट सप्रेशन का। और लेगुमिनस टिश्यू की बात करें तो वो डिस्टिंक्ट रहता है एडवांटेज ओवर नॉन लेगुमिनस सिंस इट प्रमोट अ रैपिड ऑर्गेनिक टर्नओवर इन द सॉइल। जितने भी लेग्यूम्स के स्टबल्स रहते हैं, लेग्यूम्स के जो अवशेष रहते हैं वो डिकम्पोज रैपिडली करता है। क्यों रैपिडली करता है लेग्यूम्स का? क्योंकि उसके हाई नाइट्रोजन कंटेंट रहता है उसके स्टबल्स में। और जो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस की बात करें इसकी, तो ये रिलेटिवली कांस्टेंट रेशियो रहता है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर से कंटेंट में, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग इट्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेंट।
और उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है जब तक उसके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेंट को ना इंक्रीज किया जा सके, वाइस वर्सा, उसी के उल्टा विपरीत। तो फिर जैसे कि यहाँ पे एक आता है, फिर आता है वेम्बलेन फैक्टर। तो ये वेम्बलेन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 2016 या 17 के एग्जाम में भी, एफओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये क्या होता है, ये होता है रेशियो, ये किसका रहता है, सी और ऑर्गेनिक मैटर का रेशियो को बोलते हैं वेम्बलेन फैक्टर। जैसे 58 kg ऑफ सी प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट कितना में रहेगा, तो 1 ग्राम प्रेजेंट रहेगा 1.72 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं वेम्बलेन फैक्टर। फिर मक एंड पीट सॉइल क्या होता है, तो मक सॉइल जो होता है हैविंग हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मक सॉइल हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रहता है, डेट इज वेल मिक्स ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल रहता है, अच्छे से मिक्स ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वेल डिकम्पोज रहता है, हाईली डिकम्पोज रहता है, तो वो होता है मक सॉइल। और ये पीट सॉइल क्या होता है, ये मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर है पार्सली डिकम्पोज। तो ये पीट सॉइल में पार्सली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रहता है और फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन। जो एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन रहता है उस स्टेट में ये पाया जाता है पीट सॉइल। और पीट सॉइल और एसिडिक रहता है, पीएच इसका 3.9 रहता है एंड बिलो और इससे कम रहता है। 10 to 40% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रहता है, सुटेबल फॉर पैडी व्हेन वाटर रिसीड्स। तो ये अगर उसमें वाटर एसिड्स रहता है, वहीं रहता है, तो ये पैडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो पीट सॉइल पैडी के लिए अच्छा होता है। तो ये मक सॉइल में कम्प्लीटली कहे या हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रहता है, पीट सॉइल में पार्सली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ऑर्गेनिक मैटर, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन रहता है, जो कि लिबरेट हो जाता है, उड़ जाता है इन अवेलेबल फॉर्म ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन के थ्रू में। मिनरलाइजेशन क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, प्लांट न्यूट्रिशन का सोर्स रहता है, जो कि लिबरेटेड होता है अवेलेबल फॉर्म में फ्रॉम ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन में। ह्यूमस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। तो ह्यूमस को हम लोग कह सकते हैं ये स्टोर हाउस है बहुत सारे वेरियस न्यूट्रिशन का, एसेंशियल न्यूट्रिशन को जो प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। ड्यूरिंग द स्लो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ह्यूमस, जब स्लो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है सॉइल के ह्यूमस का, देर इज अ ग्रेजुअल रिलीज विद द सब्सिक्वेंट मिनरलाइजेशन ऑफ CnSP एंड अदर एलिमेंट। तब उसमें ग्रेजुअली रिलीज होता है सब्सिक्वेंट मिनरलाइजेशन ऑफ CnSnP एंड अदर एलिमेंट। इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जो कि सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ड्रेन्स एंड एरेशन को करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, बफर एंड एक्सचेंज कैपेसिटी को अच्छा करता है, इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। 95% ऑफ नाइट्रोजन एंड 33% ऑफ फॉस्फोरस ऑफ सॉइल आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो 95% नाइट्रोजन और 33% फॉस्फोरस ऑफ सॉइल जो रहता है ऑब्टेन किससे किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू कंट्रोल सॉइल टेम्परेचर, और इसमें ये भी कैपेसिटी होता है ऑर्गेनिक मैटर में, तो कंट्रोल कर सकता है सॉइल टेम्परेचर को। मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के कारण एलिमेंट जो रहता है इमोबिलाइज फॉर्म पे जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है अवेलेबल फॉर्म में माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के कारण। तो मिनरलाइजेशन इज द कन्वर्सन ऑफ एलिमेंट, कन्वर्ट करता है एलिमेंट को फ्रॉम इमोबिलाइज फॉर्म टू एन अवेलेबल फॉर्म, इमोबिलाइज फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। और इमोबिलाइजेशन इसका जस्ट रिवर्स होता है मिनरलाइजेशन का, जहाँ पे अवेलेबल फॉर्म को एन एलिमेंट को फिक्स किया जाता है इमोबिलाइज फॉर्म में। तो इमोबिलाइजेशन मिनरलाइजेशन का उल्टा होता है। मिनरलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, इमोबिलाइज जो था वो कन्वर्ट होता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के कारण अवेलेबल फॉर्म में, और इसमें जो एलिमेंट अवेलेबल फॉर्म में है उसको ये रिवर्स करके फिर से इमोबिलाइज फॉर्म में लेते आता है, तो होता है इमोबिलाइजेशन। जैसे नाइट्रोजन के बारे में दिया हुआ है कि 20 से 40% जो उसका टोटल सरफेस सॉइल जो रहता है नाइट्रोजन का, वो बाउंड एमिनो एसिड के फॉर्म में रहता है। 5 से 10% जो रहता है हेक्सोज एमाइन के फॉर्म में रहता है। यूजुअली ओनली 1 से 3% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्रेजेंट रहता है इज मिनरलाइज ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। वो केवल मिनरलाइज होता है ग्रोइंग सीजन में, कितना, 1 से 3% ऑफ सॉइल या 1 से 3% ऑफ नाइट्रोजन, 1 से 3% ऑफ नाइट्रोजन ओनली। तो व्हेन CN रेशियो एक्सीड 30,
जब इसका CN रेशियो 30 से ज़्यादा हो जाता है तो इमोबिलाइजेशन अकर, तब इमोबिलाइजेशन होता है। और व्हेन CN रेशियो बिलो 20, 20 से कम होता है तो मिनरलाइजेशन होता है। तो CN रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब CN रेशियो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड करेगा, तो इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। अब 20 से कम होगा तो मिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो CN रेशियो क्या हुआ, जैसे 30 से ज़्यादा हुआ तो इमोबिलाइजेशन हो गया। CN रेशियो 15 से 30 या 20 से 30 में होगा तो ये दोनों प्रोसेस होगा इसमें। और जब 20 से कम होगा तो मिनरलाइजेशन होता है, जिसमें अमाइन और नाइट्रेट को रिलीज होता है। बार्थोलोमे और किरखान बताते हैं यहाँ पे कि जब भी इमोबिलाइजेशन फास्टर होने लगता है मिनरलाइजेशन से, मीन्स कि इमोबिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मिनरलाइजेशन कम हो रहा है, तो कोई भी नाइट्रोजन जो कि अवेलेबल नहीं बचेगा इन प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाइस वर्सा। इसी का उल्टा, जब मिनरलाइजेशन बहुत हो रहा है, इमोबिलाइजेशन कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा सॉइल में। एज अ जनरल जब रूल कहे तो व्हेन CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का जब एडिट किया जाता है ग्रेटर देन 30, तो देर इज इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन ड्यूरिंग द इनिशियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। 30 से ज़्यादा होते इमोबिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बार्थोलोम्यू जो थे वो 1971 में सजेस्ट किए थे अबाउट द नेचुरल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, जिसमें बताए थे सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो था 20 से 30 kg प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में। रेनफॉल क्या होता है, 6 से 8 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है पर हेक्टेयर। नन सिम्बायोटिक एनफिक्सेशन जो होता है 2 से 4 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रोवाइड करता है। डस्ट एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल दो रेनफॉल के थ्रू में 12 से 16 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में प्रोवाइड करता है। सोबेया और आसीजा जो थे 1956 में used alkali potassium permanganate method and give the following value for available nitrogen के लिए। लो स्टेटस कब रहेगा नाइट्रोजन का, जब 250 kg से कम रहेगा। मीडियम कब रहेगा, जब 250 से 500 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में प्रेजेंट रहेगा। और हाई कब रहेगा, जब 500 से ज़्यादा रहेगा, तब उसको बोलेंगे कि हाई है। ये पहले भी हम लोग उसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर आता है फॉस्फोरस के, जो कि ब्रैरम ने दिया था 1951 में, जिसमें 25 से 80% फॉस्फोरस होता है प्रेजेंट इन सॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है। मेजर पोर्शन ऑफ पी जो रहता है इन ह्यूमस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस में, जो मेजर पोर्शन ऑफ पी जो रहता है इन ह्यूमस में इज इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन और इट्स डेरिवेटिव के फॉर्म में रहता है, जो कि 40 से 80% होता है। न्यूक्लिक एसिड 0 से 10% में फॉर्म में रहता है। ह्यूमस जो इंक्रीज करता है सोलिबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सोलिबिलिटी को ह्यूमस इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है फॉस्फोह्यूमिक कॉम्प्लेक्सेस का, जिसके कारण उसका सोलिबिलिटी फॉस्फोरस का इंक्रीज हो जाता है, जो कि एनायन रिप्लेस कर देता है फॉस्फोरस को बाय ह्यूमेट आयन के थ्रू, जिसके कारण कोटिंग किया जाता है सिस्की ऑक्साइड पार्टिकल को ह्यूमस के द्वारा टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवर विच रिड्यूस द फॉस्फेटिक फिक्सेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो कोटिंग किया जाता है सिस्की ऑक्साइड पार्टिकल को ह्यूमस के द्वारा कि वो प्रोटेक्टिंग कवर करे विच रिड्यूस कर सके फॉस्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी सॉइल का, और अराइजिंग कर सकते हैं सर्टेन ऑर्गेनिक एनायन का फ्रॉम डिकम्पोजिशन टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद आयरन और एल्यूमिनियम के साथ, दस प्रिवेंट इन देयर रिएक्शन विद पी। तो ये प्रिवेंट करता है पी के साथ रिएक्शन करने से, तो उसको कोटिंग कर दिया जाता है। तो CN पी के बात करें तो 100 से 10:1 रहता है, एंड इफ CP रेशियो इज मोर देन 100:1 इमोबिलाइजेशन ऑफ पी अकर। तो अगर इसका CP जो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है 100:1 से, तो इमोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और CN रेशियो पी का बात करें तो 100:10 रहता है। और सल्फर की बात करें तो बैरो जो 1960 में बताए थे कि सल्फर जो था कार्बन और सल्फर रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हेन बिलो 200 के नीचे में रहेगा, तो सल्फर या सल्फेट जो रहता है यूजुअली एक्यूमुलेट इन सॉइल हो जाएगा। और व्हेन CS जो रहता है 400 से ज़्यादा रहेगा, तो सल्फेट जो टाइड अप हो जाता है सॉइल में ही रह जाता है, और टाइड अप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। व्हेन द CS रेशियो 200 से 400 में रहेगा, तो सल्फेट जो रहता है इधर रिलीज हो जाता है या तो टाइड अप रहता है। मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मिनरलाइजेशन क्या होता है, मतलब इमोबाइल फॉर्म से उसको मोबाइल फॉर्म में लाना। किसको लेके आना है इसमें, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, जितने भी नाइट्रोजन है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, उसका मिनरलाइजेशन 3 स्टेप प्रोसेस में होता है। पहला एक होता है एमिनाइजेशन, एमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन।
जो एमिनाइजेशन है और एमोनिफिकेशन है ये हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। हेटरोट्रोपिक और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो लास्ट का नाइट्रिफिकेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और बाय ऑटोट्रॉप्स होता है। हेटरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर जो एमिनिफिकेशन है इसमें हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है प्रोटीन का, और ये रिलीज करता है एमाइन या एमिनो एसिड बाय हेटरोट्रोपिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा। तो ये एमिनिफिकेशन होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है प्रोटीन का और वो बनाता है एमाइन या एमिनो एसिड। सेकेंड स्टेप जो आता है एमोनिफिकेशन, ये भी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो एमोनिफिकेशन में जो एमाइंस और एमिनो एसिड बनते हैं ये फर्दर यूटिलाइज होते हैं हेटरोट्रोपिक के द्वारा, और ये एमोनिकल कंपाउंड इसमें रिलीज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो एमोनिकल कंपाउंड जो बनता है इसमें एमोनिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो एमोनिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो इसमें चार चीज हो सकता है यहाँ पे। या तो ये एमोनिकल कंपाउंड फिर से नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, या तो ये डायरेक्टली यहाँ यहीं से यूटिलाइज हो हायर प्लांट के द्वारा, या फिर ये हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज के द्वारा फर्दर डिकम्पोजिशन हो, या फिर चौथा हो सकता है कि ये अनअवेलेबल फॉर्म में आ जाए, मतलब कि ये मिनरलाइजेशन हो रहा है लेकिन ये अनअवेलेबल फॉर्म में आ जाए, इमोबिलाइजेशन हो जाए इसमें। तो यहाँ पे चार चीज हो सकता है। या तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए फर्दर आगे जा सकता है, या तो ये एब्जॉर्ब हो सकता है प्लांट के लिए, या तो ये हाइड्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज के द्वारा फर्दर डिकम्पोजिशन में हो सकता है, या चौथा हो सकता है कि ये अनअवेलेबल फॉर्म में वापस आ जाए। फिर नाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे अमोनिकल कंपाउंड बन गया, यहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है बाय ऑटोट्रॉप होता है। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है जो भी अमोनिकल कंपाउंड रहता है, जिसमें पहले ये अमोनिकल कंपाउंड है जो भी इसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया से ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है, या नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया रहता है। दोनों को नाइट्रोबैक्टीरिया बोलते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बोथ क्या होता है, नाइट्रोबैक्टीरिया है। और नाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पीएच न्यूट्रल चाहिए 6.5 से 7.5 तक। और ये बैक्टीरिया का जो होता है एक्टिविटी वो सीज हो जाता है, रुक जाता है जब ये बिलो 5 पीएच से नीचे जाता है तो। और जो ये अमोनिया फर्टिलाइजर होता है ये सॉइल में एडेड होता है, थ्री इंपॉर्टेंट इंटरफेस इससे निकल के आता है। क्या होता है, रिएक्शन रिक्वायर्ड रहता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब कि जो नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, मीन्स नाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस, तो उसके लिए अच्छा से वेल एरेटेड सॉइल चाहिए। तो नाइट्रिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बाकी दो प्रोसेस था वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता था। स्टेप क्या था, तो रिएक्शन रिलीज H प्लस जो कि सॉइल को एसिड बना देता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल कर देता है। और तीसरा था माइक्रोबियल एक्टिविटी, और उसके रैपिडिटी हो या एक्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सॉइल इन्वायरमेंट कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है, चाहे उसका मॉइस्चर सप्लाई हो, टेम्परेचर हो, एक्सेट्रा हो। तो ये सब जो होता है इन्वायरमेंट, सॉइल का इन्वायरमेंट ये उसको बढ़ाता है या घटाने में हेल्प करता है। फैक्टर कौन कौन अफेक्टिंग करता है नाइट्रिफिकेशन को, तो सप्लाई ऑफ अमोनिया हो, पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म हो, सॉइल रिएक्शन हो, सॉइल एरेशन हो, सॉइल मॉइस्चर हो, सॉइल टेम्परेचर हो, सीएल रेशियो हो, फर्टिलिटी हो। तो ये सब हम ऊपर में भी देख चुके हैं। तो ये फैक्टर है जो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो नाइट्रोजन लॉसेस। नाइट्रोजन लॉसेस या तो लीचिंग के द्वारा हो जाता है, या ड्रेनेज होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में रन ऑफ हो जाता है, एमोनिकल कंपाउंड के फॉर्म में गैसियस लॉसेस होता है। लॉसेस ऑफ N2 टेक्स प्लेस इन तीन वे, थ्री वे में लॉसेस होता है। सबसे पहले वोलेटिलाइजेशन में क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल लॉसेस होता है अमोनिया का। इसमें जब पीएच 8 से ज़्यादा हो तब जो नाइट्रोजन का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइन इज एल्कली मीडियम, मतलब कि एल्कलिन मीडियम में है वहाँ पे पीएच 8 से ज़्यादा है तो अमोनिकल कंपाउंड लॉसेस हो जाता है NH3 में।
NH3 के फॉर्म में नाइट्रोजन कंपाउंड का लॉसेस होता है, इसको वोलेटिलाइजेशन बोलते हैं। 60% नाइट्रोजन लॉसेस होता है इंडिया में, वो वोलेटिलाइजेशन के कारण होता है। इसीलिए जितने भी ये टाइप का सॉइल है, मतलब कि एल्कली सॉइल है जहाँ pH 8 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे 25% नाइट्रोजन को हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं, रेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं जितना उसका डोजेज है। केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो नाइट्राइट के फॉर्म में होता है, अंडर एसिड कंडीशन में होता है, जब ये नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे लॉसेस होता है केमिकल डिकम्पोजिशन में। जब pH 5.5 से हो या उससे कम हो तब होता है एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन के कंडीशन में होता है। इसमें पहला स्टेप होता है डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन में N2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में हो रहा है। वैन से रिएक्शन होता है, इसमें भी N2 के फॉर्म में होता है। तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस एसिड, ये NO2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये था केमिकल डिकम्पोजिशन। इससे पहले था वोलेटिलाइजेशन, जो 60% लॉसेज जो नाइट्रोजन का होता है इंडिया में, वो किसके कारण होता है? वोलेटिलाइजेशन के कारण। ये वोलेटिलाइजेशन कब होता है? जब pH 8 से ज़्यादा हो और एल्कली मीडियम हो, तब होता है वोलेटिलाइजेशन। फिर NO इज अनस्टेबल अंडर एरोबिक कंडीशन एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू NO2। तो अनस्टेबल रहता है एरोबिक कंडीशन में और ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 में तुरंत। फिर जो लास्ट आता है माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? जो लिबरेशन होता है N2 का या N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन का जो लिबरेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है, इसका इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब फॉर्मेशन या लॉसेस ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो होता है बाय बायोलॉजिकल रिडक्शन के द्वारा ऑफ नाइट्राइट या नाइट्रेट का, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइन टू NO3, एमाइन का कहे या नाइट्रेट का कहे एंड नाइट्राइट का कहे, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड का कहे, ये साइमल्टेनियसली एज लॉन्ग एज सप्लाई ऑफ एलिमेंट ऑफ O2 इज प्रेजेंट। तो ये सब का जो ऑक्सीडेशन होता है ये कब तक हो सकता है? जब तक O2 प्रेजेंट हो। ये सब एरोबिक कंडीशन में होता है। इन एब्सेंस ऑफ O2, जब यहाँ ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तो एमाइन ऑक्सीडेशन रुक जाता है। सर्टेन ऑर्गेनिज लाइक पिस्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन हो, आर्किनोबैक्टीरिया हो, बैसिलस हो, माइक्रोकोकस बैसिलस माइक्रोकोकस हो, आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन derived from nitrite और नाइट्रेट से या बोथ इन प्लेस ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन, उससे उसको ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रेट या नाइट्राइट से रिड्यूस द सब्सटेंस केमिकली, तो ये केमिकली को सब्सटेंस को रिड्यूस करता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन आर मोस्टली गैसियस फॉर्म में होता है। नाइट्रोजनस इंक्लूड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एलिमेंटल नाइट्रोजन। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि ऑक्सीजन के जितने रिलीज होते जा रहा है तो ये अलग कंपाउंड बनाते जा रहा है। ये ऑक्सीजन यूज किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे पिस्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस होता है, आर्चोनोमो बैक्टीरिया होता है, बैसिलस होता है, ये इसको यूज करते हैं। ऑक्सीजन इससे लेते हैं जो डिराइव होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट से, और ये डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो इससे भी हो रहा है कि नाइट्रोजन का लॉसेस हो जा रहा है, क्योंकि वो उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन का ऑटोमेटिक लॉसेस हो रहा है। फिर वाटर लॉगिंग जो होता है इंड्यूस कर देता है डीनाइट्रिफिकेशन। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है तो ये इंड्यूस कर देता है डीनाइट्रिफिकेशन को। तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट रेसिड्यूज। तो जितने भी फॉस्फेट का रेसिड्यू को डालेंगे तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट ड्रेनेज एंड विथ अवेबिलिटी ऑफ एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल के द्वारा। आफ्टर रतून क्रॉप, मतलब कोई भी रतून क्रॉप का होता है, जैसे जिसको एक बार कटिंग करके इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ शुगर केन। तो आफ्टर रतून क्रॉप wheat yield is more due to the availability of phosphatic fertilizer। तो रतून क्रॉप के बाद वीट का yield बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ज़्यादा उसको मिल जाता है, विच इज लेफ्ट एज रेसिड्यू इन द रतून शुगर केन एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज ऑल्सो हाई ड्यू टू शुगर केन रतून। और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी हाई होता है क्योंकि शुगर केन के रतून किया गया है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे बता दिया गया है कि कैसे ये बेनिफिशियल होता है और कैसे नाइट्रोजन का लॉसेस हो जाता है। इसी के साथ जो चैप्टर 19 खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।